गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मैटर्स की इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, और आज का बच्चों मेरा टॉपिक है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज मैं आपको सिर्फ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो है थ्योरी बताऊंगा, उसका कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बच्चों इसमें न्यूमेरिकल्स मैं तरह तरह की कर रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो यदि आप न्यूमेरिकल्स पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और सारे न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करिएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, और मैंने मैथ का पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद मैथ कंप्लीट होगी, और फिर उसके बाद जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए आप जो है हेडिंग डालिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। हम जो है इसमें इस चैप्टर में इलास्टिसिटी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके अदर फैक्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हमारा जो है आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को जो मेजर किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से इसको मेजर किया जाता है, और ये तीन तरीके के होते हैं बच्चों। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है सिर्फ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आज के चैप्टर का जो है मेन फोकस है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी, फिर हम वहां से आएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, फिर देखेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम इलास्टिसिटी की। बच्चों जैसा कि अभी तक हमने आपको मैकेनिक्स पढ़ाई है, और मैकेनिक्स में आपको एक चीज बताई है कि जैसे हमारी कोई बॉडी है और उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी हमारी मूव करने लगती है। ठीक है, और यदि बॉडी हमारी जो है किसी पॉइंट से हिंज है, ठीक है, किसी पॉइंट से हिंज है, जैसे एक हमारी बॉडी थी, इसके ऊपर हमने जो है फोर्स लगाया और वो हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर गई। अब ये दूसरी बॉडी है इस तरीके से, और ये बॉडी हमारी जो है इस पॉइंट से हिंज है, और इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये रोटेट करने लगी। तो क्या हुआ कि फोर्स लगाने पे क्या होता है कि बॉडी या तो मूव करती है या रोटेट करती है। लेकिन अब क्या होता है कि बॉडी मान लीजिए इस कंडीशन में हो कि ना तो वो मूव कर पाए और ना ही वो रोटेट करे। ठीक है, बॉडी मान लीजिए कोई हमारे पास जो है कोई बॉडी है किसी भी टाइप की, और वो हमारी इस कंडीशन में है कि ना तो वो मूव कर सकती है और ना ही जो है वो रोटेट कर सकती है, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, और लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, सवाल पैदा होता है कि तो क्या होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, इसकी सफिशिएंट लेंथ है, इसका मास है, सब कुछ है इसका, और ये यहां से बिल्कुल फिक्स है, ना ये इधर हिल सकता ना उधर हिल सकता। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स इधर से लगाते हैं इसे, तो ये रोटेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, रोटेट नहीं करता तो सोचते हैं समझ लो इधर लगाए, ठीक है, तो ये नीचे मूव भी नहीं करता, लेकिन हम फोर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हमने फोर्स लगाना बंद नहीं किया, हमने फोर्स इस पे लगाना चालू रखा, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना चालू रखा। तो बच्चों क्या होता है कि अब इसमें जो है मूवमेंट तो हो नहीं सकता, तो क्या होता है कि ये फोर्स ट्रांसफर होकर के इसके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पे लगता है इतना वहां पे, इतना वहां पे, इतना वहां पे, पूरी बॉडी पे जो है हमारा ये एफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हट जाते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन से थोड़ा हट जाते हैं, यानी कि इस फोर्स के कारण
ये क्या है, ये हमारा है अप्लाइड फोर्स, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस फोर्स के कारण इसके अंदर जो है एक फोर्स और डेवलप हो गया, जिससे ये बॉडी हमारी डिफॉर्म होने लगी, और ये अप्लाइड फोर्स हमारा जो है ये डिफॉर्मिंग फोर्स में बदल गया। ठीक है, ये हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स में बदल गया। अब देखिए क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स में जब बदल गया, अब क्या हुआ कि उसके कारण से इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आने लगा, और ये इस फोर्स के अलोंग में ये है जो है स्ट्रेच होने लगा, और इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, और लेंथ कुछ बढ़ के इस तरीके से हो गई। ठीक है, लेंथ कुछ बढ़ के इस तरीके से हो गई। ठीक है, सपोज करिए इसकी लेंथ है L, और जितनी ये यहां से बढ़ी, ये हमारी डेल्टा L लेंथ से इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक, अब हमने क्या किया, फिर इसको फोर्स को अचानक हटा दिया, तो अचानक हटाने के बाद क्या हुआ कि फिर ये वापस इसी लेंथ पे आ गया हमारा। ठीक है, फिर से वापस इसी लेंथ पे आ गया। ठीक, तो क्या हुआ, देखिए अब जो पूरा एक्शन हुआ कि हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती थी, तो इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स के कारण जो है इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आया, और डिफॉर्मेशन के कारण इसकी लेंथ थोड़े समय के लिए बढ़ जाती है, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो ये वापस अपने जो है शेप में फिर से आ जाती है। तो इसकी लेंथ को बढ़ना और फोर्स हटते ही वापस इसको उसी ओरिजिनल पुराने वाले लेंथ पे आ जाने के प्रोसेस को, की क्वालिटी को, ठीक है, आने की प्रोसेस की क्वालिटी को हम बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो क्या हुआ, इलास्टिसिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर जो है हम जो है फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर जो है एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, और डिफॉर्मेशन के कारण वो अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वो फिर से जो है उसी ओरिजिनल लेंथ पे चली जाती है, उसी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, इसको फोर्स को हटाते नहीं है, इसके बावजूद भी हम लगाते जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए एक तरफ तो इसके अंदर एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, लेकिन बच्चों इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब हम क्या करते हैं कि फोर्स हमने हटाया नहीं, फोर्स हम लगाए रहे, और इसको हम बढ़ाए रहे, अच्छी तरीके से बढ़ाते गए, और इतना बढ़ा दिया कि ये हमारी जो है इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया। तो उसके बाद जो है जब हमने फोर्स लगा करके फिर से जोड़ा, इस लिमिट के बाद भी फोर्स लगाते रहे, और फिर से जब हमने छोड़ा, तो फिर बॉडी वापस आती तो है अपने शेप में, लेकिन जो है परमानेंटली जो है वैसी नहीं आती जैसी पहली थी। और क्या होता है कि और ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो फिर उसके बाद जो इसका शेप जो है पूरी तरीके से हमारा जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, फोर्स हमारा पूरी तरीके से उसका चेंज हो जाता है, पूरी तरीके से उसका शेप चेंज हो जाता है। ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होता है कि फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो इस चीज को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब यदि हम एक इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो बॉडी के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और इस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि फोर्स लगाने से बॉडी के शेप में परमानेंट जो हमारा हो गया डिफॉर्मेशन, उसका शेप हमेशा के लिए चेंज हो गया, तो वो क्वालिटी हमारी कहलाती है प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी तरीके के मटेरियल हमारे पास है, उनके अंदर ये लिमिट भी होती है और ये लिमिट भी होती है, ये क्वालिटी भी होती है, ये क्वालिटी भी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है। लेकिन कोई भी बॉडी हमारी ना तो परफेक्टली प्लास्टिक है और ना ही परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल बच्चों कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि रबड़ हम लोगों ने देखा है, खींचा वापस हो गया, खींचा वापस हो गया, खींचा वापस हो गया। ठीक है, और जितने भी सॉलिड होते हैं, जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस सब में जो है हमारी जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और जब एक लिमिट से ज्यादा हम जो है फोर्स लगाते हैं तो इनका शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, डिफॉर्म हो जाता है, तो प्लास्टिसिटी की भी जो है प्रॉपर्टी सब मटेरियल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूरी बात जो है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की, और ये हर एक बॉडी में पाई जाती है। तो बच्चों
क्या हुआ कि हम लिखते हैं इलास्टिसिटी की डिफिनीशन, ठीक है, इलास्टिसिटी की डिफिनीशन, और उसको कर लीजिए नोट, फिर हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। तो बच्चों इलास्टिसिटी की जो डिफिनेशन हुई, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, या ऐसे कर लो मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप after removal of deforming force is known as elasticity, ठीक है, is known as elasticity। ये हो गया इसका डिफिनीशन, ठीक है, इस डिफिनीशन को आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी डिफिनीशन हो गई इलास्टिसिटी की। अब देखिए, कोई भी जो है मटेरियल वो फोर्स हटाने के बाद जो है वापस अपने शेप पे क्यों आ जाता है, इस बात को जो है मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेस पे, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, तो वो या तो मॉलिक्यूल से मिलके बना है या एटम से मिलके बना है। हम मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये किसी मटेरियल की हमारे मॉलिक्यूल है और वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे इस तरीके से हमारे पास अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। इनके बीच में जो है थोड़ा सा स्पेस है, और इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, हम इसको बोलते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए हो गया कि हर एक मटेरियल के दो एटम के बीच में जो है कुछ स्पेस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, और कुछ जो है उनके बीच में फोर्स होता है और उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बच्चों ये जो फोर्स होता है ये कुछ स्प्रिंग के नेचर का होता है, तो हम यहां पर एक स्प्रिंग इस तरीके से हर एक एटम के दो एटम के बीच में हम बना दे रहे हैं कि हमारा एक स्प्रिंग इनके बीच में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए हमने यहां पर इस तरीके से बना दिया, ठीक है, हमने यहां पर इस तरीके से बना दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या हुआ, इनके बीच में आप ये देखिए कि हमारा जो है एक डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस स्पेस है, वो है r0। ये हमारा बिल्कुल फिक्स है और ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। r0 की खासियत क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हमारा r0 होता है तो यहां पर फोर्स हमारी जो है 0 लगती है और बॉडी हमारी स्टेबलिश रहती है। तो हम एक ग्राफ बना करके आपको बताते हैं फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस r के बीच में, ये हो गया r और ये हमारा हो गया फोर्स, इस तरीके से। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। अब देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं एक ग्राफ और वो ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये फोर्स और उसके बीच में है, और ये है पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में हमारा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, देख लीजिए ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब आप देखिए ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है r0, ठीक है। r0 पे हमारा फोर्स देखिए कितना है, 0 है, और इतने ही r0 पे जो है हमारा इतनी ही r0 पे जो हम देखिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि इस r0 डिस्टेंस पे इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो मिनिमम है। और मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के अपने वीडियो में बता रखा है कि जब किसी भी सिस्टम का हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है बच्चों, मिनिमम होता है, तो वो सिस्टम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए जब हमारे दोनों मॉलिक्यूल जो है आर नॉट डिस्टेंस पे होते हैं उस समय हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहा है, यानी कि सिस्टम हमारा स्टेब्लिश है। अब देखिए हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स हमारे पास दो तरीके की होती है, या तो जो है होती है एक्सटेंडेबल, ठीक है, यानी टेंसाइल फोर्स, या होती है कंप्रेसिबल फोर्स। तो क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन वाली फोर्स लगाते हैं यानी कि टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारी बढ़ती है, और जब कंप्रेसिव लगाते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस हमारी कम होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्रेशन किया तो ये आर कम हुआ, आर कम करने से देखिए ये यहां पहुंच जाएगा और फोर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स इंक्रीज होगा तो अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी देखिए इधर से इधर होकर के इंक्रीज हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इंक्रीज हुई तो इसका मतलब सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि सिस्टम अपने आप को फिर से स्टेबल करने की कोशिश करता है और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो फिर वो यहां से यहां आता है और यहां पे आकर के जो है फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और सिस्टम स्टेबलिश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं एक्सटेंशन का फोर्स। तो एक्सटेंशन का फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि हम आर को बढ़ाते हैं आर नॉट से। तो आर नॉट को जब हम बढ़ाते हैं तो देखिए फोर्स अब हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब क्या हुआ, हमने ऐसे खींचा तो वो वापस आने की कोशिश करेगा। और देखिए जैसे ही हम आर को आर नॉट से बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो सिस्टम फिर से जो है अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि यहां से फिर यहां आने की कोशिश करता है। और इस कंडीशन में फिर क्या होता है कि जो हमने एक्सटेंशन का फोर्स लगा करके इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाई थी वो वापस वहीं पे आने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में वहीं आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ये रीजन होता है कि सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, और उनके मिनिमम करने की इस टेंडेंसी के कारण जो है सिस्टम में एक जो है इलास्टिसिटी का जो है प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि जैसे ही उसको हमने खींचा तो वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही हमने उसको कंप्रेस किया तो वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिस्टम के बीच की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की टेंडेंसी ही उस सिस्टम में या उस मटेरियल में हमारा जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या हम कहें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने पे। बच्चों इस कंसेप्ट पे भी हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और इतनी ही बात पे कई तरीके से क्वेश्चन बना करके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इतनी बात को आप समझ लीजिएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों चलिए अब यहाँ पर बात नई प्रोड्यूस हुई, बात ये प्रोड्यूस हुई कि हमारी जो है हमारे यूनिवर्स में या हमारे आसपास बहुत ढेर सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे मटेरियल्स हैं, और जो है उसमें यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हमारा कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है और कौन सा मटेरियल हमारा कम इलास्टिक है। ठीक है, कौन सा मटेरियल हमारा ज्यादा इलास्टिक है और कौन सा मटेरियल हमारा कम इलास्टिक है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। अब इसको कैसे डिसाइड करें, तो इसका एक पैरामीटर हमको बनाना पड़ा। ठीक है, तो पैरामीटर कैसे बना उसकी बात करते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास स्टील की एक रॉड है और एक रबड़ है। ठीक है, हमसे लोगों ने पूछा या हमने लोगों से पूछा या लोगों ने लोगों से पूछा कि स्टील और रॉड में कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, इनमें से स्टील ज्यादा इलास्टिक है, रबड़ ज्यादा इलास्टिक है। तो कुछ जगह से जब अब आया कि स्टील है, कुछ अधिकतर जगह से आया कि रबड़ है, क्योंकि रबड़ को जब हम खींचते हैं तो वापस चला आता है, खींचता हुआ दिखाई देता है। स्टील तो हमको खींचता हुआ दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, स्टील तो हमको खींचता हुआ दिखाई भी नहीं देता है। तो यहाँ पे बात ये पैदा हुई कि जो है कौन सा है। ठीक है, तो रबड़ को कहा किसी ने कहा स्टील को कहा। तो इसको डिसाइड करने के लिए एक मेथड डेवलप हुआ, और वो मेथड डेवलप हुआ किया हुक्स साहब ने। ठीक है, उसको हम जानते हैं हुक्स लॉ के नाम से। ठीक है, उसको हम जानते हैं हुक्स लॉ के नाम से।
अब एक लॉ बन गया, उससे हम बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। ठीक, तो इन्होंने जो है एक फैक्टर निकाला, उस फैक्टर को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को डिसाइड करने के लिए हम उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं और उसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, कौन सा कम इलास्टिक है। बच्चों ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा होता है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, और तीसरा होता है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये 3 तरीके के मॉडुलस हमारे पास हैं और इन्हीं से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है मटेरियल हमारा ज्यादा इलास्टिक है। बच्चों आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे है। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इसके ऊपर है, हम इसी की बात करेंगे और इन दोनों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं फिलहाल इसको जो है मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और बात करते हैं सिर्फ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ठीक है बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ठीक, अब देखिए ये कहां से आता है और क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको 2 फैक्टर को समझना पड़ेगा। एक फैक्टर का नाम होता है स्ट्रेस और दूसरे फैक्टर का नाम होता है स्ट्रेन। पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर ये सब अपने आप आता जाएगा। हुक्सला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों आइए अब बात करते हैं हम स्ट्रेस और स्ट्रेन पे, फिर जो है अपने आप ही हम यंग मॉडुलस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। सपोज करिए कि हमारे पास ये इस तरीके से है रॉड। ठीक है, हमारे पास ये इस तरीके से रॉड है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स यहां पर इस तरीके से F नीचे की ओर लगाई, चाहे जैसे भी लगाई, हमने यहां पर एक फोर्स नीचे की ओर F इस तरीके से लगाई। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये रॉड कहीं जा तो पाएगा नहीं। अब क्या होता है कि ये फिर जब है इसके रॉड के अंदर फोर्स लगती जा रही, तो रॉड में एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा और ये डिफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होते हुए पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो इसको अगर थोड़ा सा कट करते जाएं तो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे इक्वल फोर्स लगेगा, जो हमारा कहलाता है फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और उसके कारण इस रॉड के जो है रॉड की पूरी लेंथ में एक डिफॉर्मेशन होगा और रॉड हमारा जो है कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ये रॉड एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और कितना एक्सटेंड हो जाएगा बच्चों, सपोज कर लेते हैं कि हमारा डेल्टा L लेंथ से ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा एक फोर्स लगा F और वो इसके क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है और क्रॉस सेक्शन में पूरा यूनिफॉर्म इधर से उधर हो रहा है, तो इसका हर एक सेक्शन जो है वो उस यूनिफॉर्म फोर्स को फील कर रहा है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म फोर्स को फील कर रहा है। तो बच्चों हमारा रॉड ये क्या हुआ, इस फोर्स के कारण जो है एक स्ट्रेस में आ गया और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। और ये इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस होता है और इसको बोलते हैं स्ट्रेस होता है हमारा, ये होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जितना फोर्स इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है,
अब इस फोर्स के कारण क्या हुआ कि इतने लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेल्टा एल हो गया हमारा चेंज इन लेंथ, ठीक है। डेल्टा एल हो गया हमारा चेंज इन लेंथ, ठीक है। डेल्टा एल हो गया हमारा चेंज इन लेंथ, और एल हमारा क्या है, वो है ओरिजिनल लेंथ। एल है हमारा ओरिजिनल लेंथ। अब बच्चों देखिए, अब हमारा अगला फैक्टर आता है, वो होता है स्ट्रेन। वो होता है हमारा स्ट्रेन, और स्ट्रेन को हम कहते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ यानी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ हमारा कहलाता है स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर जो है एक बात हम आपको बता दें कि हमारे पास ये फोर्स जो है दो तरीके का होता है, या तो टेंसाइल होता है, बॉडी को खींचता है, एक्सटेंड करता है, या कंप्रेसिव होता है, ठीक है। या हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स होता है। दोनों में ही है जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास स्ट्रेस भी ये दो तरीके का होता है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नोट कर लीजिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम इसको बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में हमारे पास दो कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी बनती है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरी होती है हमारी कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और बच्चों जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये नाम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नाम आप नोट कर लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ के अलोंग ही हमारा जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और लेंथ के अलोंग ही हमारा जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो है हमको एक नया टर्म मिला स्ट्रेस। अब बच्चों, अब मैं आता हूं आपके लिए नीट का क्वेश्चन तैयार कराने के लिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैंने अपने पिछले भी वीडियो में कहा है और आगे भी आने वाले सारे वीडियो में कहूंगा कि बच्चों हमारा नीट में और आईआईटी में दोनों में ही जो है एक क्वेश्चन यूनिट का और एक क्वेश्चन डायमेंशन का जरूर आता है, इसलिए हमको यूनिट एंड डायमेंशन पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। अभी हमने दो टर्म देखे, एक देखा हमने स्ट्रेन और दूसरा देखा हमने स्ट्रेस। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल अब है, और ये होता है हमारा एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चों इसमें हम जब लिखेंगे तो ऊपर भी हमारी यूनिट लेंथ क्या आएगी, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, और नीचे भी हमारी यूनिट ऑफ लेंथ आएगी। तो ये हो जाएगा डायमेंशन एंड यूनिट लेस, हमारा जो है क्वांटिटी हो गया स्ट्रेन, डायमेंशन एंड यूनिट लेस हो गया क्योंकि हमारा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हमारा जो है स्ट्रेस का होता है, यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। तो बच्चों यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, और ये होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस निकालेंगे बच्चों। तो हमारा जो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml/t-2, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, डिवाइडेड बाय एरिया का होता है l⁻², और ये आ गया। और इस तरीके से जो डायमेंशन स्ट्रेस का आएगा वो आएगा ml-1t⁻², ये डायमेंशन आ गया। बच्चों ये हमको निकालना आना चाहिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, हर कदम पे प्रैक्टिस करिए, तभी आपका हाथ हो पाएगा सेट। और मैं आपको बता दूं कि नीट 2020 में
जो है स्ट्रेस का डायमेंशन डायरेक्टली ऐसे पूछा गया है। ठीक है, इस बात को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, टीचर्स भी हल्के में लेते हैं और जो है स्टूडेंट्स भी हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल हल्के में नहीं लेता, मैं हर स्टेप पे बात बताता हूं। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है, सरफेस टेंशन आने वाला है, विस्कोसिटी का चैप्टर आने वाला है, उसमें ये चीज आपको और ज्यादा परेशान करेगी और मैं दिखाऊंगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परेशान कैसे करेगी। नीट 2020 के क्वेश्चन में, नीट 2020 के पेपर में स्ट्रेस का डायमेंशन डायरेक्टली पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, शायद दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन है फिजिक्स का वो। ठीक, तो इसलिए आप इस पे जरूर ध्यान दें, ये मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए अब बात आगे करते हैं, जहां से हम शुरू हुए थे वहीं से बात करते हैं। तो बच्चों हमारा क्या होता है, हमारे पास जो है, हमारे पास दो तरीके का स्ट्रेस होता है। एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कंप्रेसिव। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे पास होता है और ये दोनों ही हमारे आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आता है। इस स्ट्रेस के कारण जो हमारा जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। इसका फार्मूला होता है F/A और इसका फार्मूला होता है डेल्टा L/L। ठीक है, अब जो मैंने आपसे बात की थी हुक्स लॉ की बात करी थी, तो हुक साहब ने हमको एक बात बताई कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। हमारे पास स्ट्रेस भी कई तरीके के होते हैं और स्ट्रेन भी कई तरीके के होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारा होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। ठीक है, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर हमारा एक फैक्टर आता है, कांस्टेंट आता है के, और ये हो जाता है फिर इस करके स्ट्रेन करके। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये जो हमारा के होता है ये हमारा हो जाता है स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारा के हो जाता है कुछ इस तरीके से, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, इस को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट कर लीजिए, इसी जो है स्ट्रेन को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हमारा होता है हुक्स लॉ कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये हो गया हुक्स लॉ और उसके कारण हमको एक कांस्टेंट मिलता है, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक हमारा कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बच्चों एक आए साहब नए और उनका नाम था यंग। ठीक है, थॉमस यंग शायद नाम था उनका पूरा। यंग साहब एक आए और उन्होंने जो है नई बात बताई और ये बताई कि अगर हमारा स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यानी कि उस कंडीशन में जो हमारा ये के आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, वो हमारा जो कांस्टेंट होता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हो जाता है हमारा, ये हमारा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। ठीक है, और जब हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लॉन्गिट्यूडनल होता है तो उस समय इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम उसको बोलते हैं, और ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से आ गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
और बच्चों इसको जो लिखा जाता है, ठीक है, इसको जो लिखा जाता है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम करते हैं गामा से। तो गामा हो गया हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस तरीके से हो गया। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा क्या है, उसको हम रखेंगे तो बच्चों वो है हमारा एफ बाई ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, वो है डेल्टा एल अपॉन एल। तो गामा इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों यहीं से अब हमारी जो है कहानी पूरी बन गई। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ये कहां से प्रोड्यूस हुआ, कैसे आया, क्या इसका डायमेंशन होता है, क्या होता है यूनिट, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से कि गामा इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल। बच्चों अब यहां से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल इंटू एल, ये हमारा इस तरीके से निकल आया। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग फॉर्म में बदल लेते हैं। जैसे कि कभी हमसे पूछा जाता है कि डेल्टा एल क्या होगा, तो देखिए डेल्टा एल हमारे पास क्या होगा, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू गामा, ये हमारा डेल्टा एल हो गया। ठीक है, कई बार हमको इसी के माध्यम से फोर्स निकालना होगा, तो बच्चों फोर्स हमारा क्या होगा, वो होगा गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी हमारा आता है। मतलब इसको आप किसी भी तरीके से जो है लिख सकते हो। अब बच्चों यहां पर एक बात हम और बताएं आपको, यूनिट ऑफ गामा क्या होगा, यूनिट ऑफ गामा वो भी होगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्ट्रेन तो हमारा है यूनिटलेस और स्ट्रेस का होता है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वही हमारा यहां पर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन। क्यों हमारा ये इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है, मॉलिक्यूलर के टर्म में, मॉलिक्यूलर और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये सब मैंने आपको इतनी देर में बता दिया। मेरे ख्याल से अब इसमें जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में बचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अच्छे और थोड़े से ज्यादा, और इसकी वजह से हो सकता है कि इस वीडियो की लेंथ बढ़ जाए। ठीक है, अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने का आइडिया मिल जाएगा। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए ये पहला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज द एलोंगेशन इन 1 मीटर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर when subjected to a force of 1.25 into 10 to the power 4 Newton, given gamma is equal to यानी कि young modulus is equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square। इसमें हमको दे रखा है कि हमारे पास एक मीटर की लंबी लेंथ की वायर है, और जो है उस पे हम एक लोड डालते हैं या फोर्स लगाते हैं, तो उसमें कितना इलांगेशन हो जाएगा ये हमको निकालना है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से इलांगेशन निकालेंगे बच्चों। होता है हमारा यंग मॉडुलस गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारा होता है। हमको निकालना है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल हमारा कुछ इस तरीके से आएगा एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू एल अपॉन गामा। बस इसमें सारी चीजें पुट कर देंगे प्रॉपर यूनिट में, ठीक है, आ जाएगा। तो देखिए F हमारा कितना है, F है हमारा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। A है हमारा 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई। लेंथ है हमारा 1 मीटर और गामा हमको दे रखा है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है, 1.25 से 1.25 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और आ रहा है हमारा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इस टाइप से आ जाएगा इसका आंसर। डेल्टा एल जो आएगा हमारा, डेल्टा एल आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं 0.5 mm, ये हमारा इसका आंसर होगा। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने आपको करवाया
इजी से शुरुआत करवाई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टिच ए स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है, दिया है हमको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना दे रखा है। मतलब क्या है कि हमारे पास एक जो है वायर है, ठीक है, वायर है और उसका लेंथ हमको डबल करना है। जो भी हमको दे रखा है उसका लेंथ हमको डबल करना है, तो हमको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ये हमको निकालना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, फार्मूला लेते हैं। तो देखिए होगा यंग मॉडुलस का फार्मूला हो गया F डिवाइडेड बाई A डेल्टा L इंटू L, ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स को के लिए इस फार्मूले को हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई डी गामा ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, अब देखिए गामा हमको दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, ए हमारा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जगह 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब एल और डेल्टा एल हमको नहीं दे रखा है बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन में हमको लेंथ नहीं दे रखा, तो लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कि एल हो गया। अब दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि हमको वायर की लेंथ खींच करके डबल करनी है, यानी कि फाइनल लेंथ हमारी हो जाएगी 2L। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा एल हो जाएगा बच्चों हमारा 2L माइनस एल, यानी कि इसकी डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी L। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो डेल्टा एल की जगह हम लिख देंगे L और इसकी लेंथ है L, L से L जाएगा कट, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे बच्चों तो दिए गए वायर की लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए बच्चों, अब एक नया क्वेश्चन करवाते हैं। अब मैं क्वेश्चन का जो है ग्रेड बढ़ा रहा हूं और IIT लेवल तक जाएंगे। ठीक बच्चों, ये देखिए अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है और वायर पे 2 बार हम अलग अलग फोर्स लगाते हैं, जिससे वायर के अंदर टेंशन आ जाती है अलग अलग, और दोनों में इलांगेशन भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो वायर की ओरिजिनल लेंथ हमें बतानी है। क्वेश्चन को आप देखिए कुछ इस तरीके से है, द लेंथ ऑफ ए वायर इज L1 व्हेन द टेंशन इन वायर इज, टेंशन इन, यहां इन होगा, टेंशन इन वायर इज T1 and L2 when tension in wire is T2. Find the original length of the wire given cross sectional area is A and the modulus is gamma। ये हमको दे रखा है। क्या हुआ कि वायर पे हम एक बार फोर्स लगा रहे हैं, तो वायर में टेंशन T1 होती है तो उसकी लेंथ हो जाती है L1, टेंशन T2 होती है तो लेंथ हो जाती है L2। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ओरिजिनल लेंथ वायर की क्या होगी। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये L है। ठीक, इस तरीके से ये हमको सॉल्व करना है। हमको वायर की ओरिजिनल लेंथ निकालनी है बच्चों। तो देखिए हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब हमारा T1 का टेंशन होता है वायर में, तो उसकी लेंथ होती है L1। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारी क्या है, सबसे पहले तो हम ये सपोज करते हैं कि ओरिजिनल लेंथ जो है वायर की, ओरिजिनल लेंथ जो कि हमें निकालना है वो है हमारी L, ये हमने सपोज कर लिया। अब जब टेंशन T1 है वायर में, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इलांगेशन हुआ डेल्टा L1, और जब टेंशन T2 है तो इलांगेशन हुआ हमारा डेल्टा L2, यानी डेल्टा L1 होगा हमारा L1 माइनस L, और ये हो जाएगा हमारा L2 माइनस L। इतनी चीज हमारे पास ये आ गई, क्योंकि पूरे वायर की लेंथ दी है जब उस पर टेंशन T1 होता है, और पूरे वायर की लेंथ दी है जब हमारा टेंशन T2 होता है, तो हम डेल्टा L1 L2 इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे फंडा लगाते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए क्या हुआ। पहले केस में लगाते हैं हम,
तो देखिए क्या होगा, F बाई ए और डेल्टा L1/L ये होगा हमारा बच्चों। तो देखिए क्या हो गया, F हमारा क्या है, पहले केस में T1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, और डेल्टा L1 और ये हो गया L, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया, गामा हमारा ये रहा। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि टेंशन हम बदल रहे हैं, फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, उससे जो है यंग मॉडुलस जो है मटेरियल का वो नहीं बदलेगा, और यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। वायर हमारे पास जो थी वो वही थी, अब जो है हमने जो है उसके ऊपर पहले T1 टेंशन दिया, अब T2 दे रहे हैं, तो क्या हुआ कि उससे यंग मॉडुलस नहीं बदलेगा, यानी यंग मॉडुलस हमारा वही रहेगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगी, जब हम टेंशन T2 लगा रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा T2 डिवाइडेड बाई A और डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई L। देखिए दोनों ही केस में हमारा जो है यंग मॉडुलस सेम रहेगा, यानी कि गामा सेम रहेगा, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 L डिवाइडेड बाई A डेल्टा L1 बराबर T2 L डिवाइडेड बाई A डेल्टा L2, ये हो गया इस तरीके से। बच्चों देखिए L से L कट गया, A से A कट गया, हमारे पास बचा क्या, T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2, ये हमारे पास बचा। अब देखिए डेल्टा L1 क्या है, ठीक है, डेल्टा L1 क्या है, वो है हमारा T1। डेल्टा L1 की वैल्यू मैंने वहां रखी है, तो देखिए L1 माइनस L, और ये है हमारा T2 L2 माइनस L, ये इस तरीके से हो गया। बच्चों हमको L यानी कि ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करनी है, हम यहां से निकालेंगे L। तो देखिए कितना आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा हमारा T1 L2 माइनस L, ठीक है, T1 L2 माइनस L इक्वल टू T2 L1 माइनस L, ये इस तरीके से आ गया। तो आ गया T1 L2 माइनस T1 L बराबर T2 L1 माइनस T2 L, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसको इधर उसको उधर कर लें, तो देखिए इसको उधर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1 इंटू L बराबर T2 L1 माइनस T1 L2, ये आ गया। तो बच्चों L आ गया हमारा T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये बच्चों आया हमारा एक्सप्रेशन ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर का। ठीक है बच्चों, ये देखिए ओरिजिनल लेंथ हमारी इस क्वेश्चन में हमको जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर पूछा था, वो हमारा ये आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बात थी, कैलकुलेशन नहीं था, कंसेप्ट था। तो चलिए इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चों देखिए ये अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ब्रेकिंग स्ट्रेस पे। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि ये जो वायर बंधा हुआ है ये कितना स्ट्रेस जो है हमारा जो है बियर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यहां पे देखा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर इज दिस। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर सो दैट इट डज नॉट ब्रेक। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर वायर हमको दिया हुआ है, मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, हमको सिर्फ नहीं पता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वो ए हमको नहीं पता है। ठीक है, कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्या होगा कि हम जो है इस वायर को डिजाइन कर सके, वो भी हमको मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम तो हम कितना भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रख सकते हैं, उसका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि हमें मिनिमम रखना है कि हमको कितना मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये जो है हम जो है इतना स्ट्रेस झेल सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम यहां पे लिखते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बच्चों हमको क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया हमको निकालना है, स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा, फोर्स हमको पता नहीं। तो बच्चों हम देखेंगे कि इस कंडीशन में हमारा इस वायर पे फोर्स कितना लग रहा है। तो बच्चों फोर्स की क्या होगा, फोर्स हमारा होगा जो टेंशन है इसके अंदर, वही तो फोर्स होगा। देखिए यहां से यहां तक टेंशन हमारा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वायर हमारी एक है और सिस्टम हमारा पूरा फ्रिक्शनलेस है। तो हम यदि वायर में टेंशन निकाल ले तो हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी निकाल लेंगे और उससे एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों करते हैं, यहां पर निकालते हैं
यहां पर निकालते हैं हम टेंशन। तो देखिए क्या करेंगे, एफपीडी बनाएंगे और एफपीडी से इक्वेशन लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 10G माइनस टी इक्वल टू 10A, ठीक है 10A, और यहां से होगा हमारा T इक्वल टू 8A। ये हमारा इस तरीके से निकल के आएगा। बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर T की जगह ये रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 10G माइनस 8A इज इक्वल टू 10A। ये हमारा आ गया इस तरीके से, ये इधर चला जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा 18A इज इक्वल टू 10G, यानी A इज इक्वल टू आ जाएगा 10/18G। इसका मतलब आ गया 5/9G। ये आ गया हमारा A, ठीक है बच्चों। ये A हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो T आ जाएगा हमारा, तो T आ गया बच्चों हमारा 8 इंटू A की वैल्यू है 5/9G, ठीक है 5/9G ये आ गया। तो बच्चों हो गया 40/9G टेंशन हो गई इसमें, ठीक है बच्चों। अब ये जो टेंशन इस वायर में होगी ये यहां फोर्स का काम करेगी, तो हम इसको यहां पर रख देते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दे रखा है, ठीक है देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस हमारा 2 इंटू 10⁵ और फोर्स हमारा ये आया है 40/9, तो आ गया 40/9G डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। एरिया हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो एरिया हम जब निकालेंगे यहां पर तो एरिया हमारा आ जाएगा 40/9 इंटू 10G की जगह रख देते हैं, और ये हो गया हमारा 10 इंटू 10⁵। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, सॉल्व हम करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा एरिया जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10⁵, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कट के आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 2/9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया जो है आएगा। अब 2/9 की जो वैल्यू आएगी सो आएगी, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए इतना एरिया आएगा जो कि मिनिमम एरिया इस वायर का होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड लेंथ l is hanging from a fixed support. Young modulus of the material of rod is gamma. Find the elongation produced in the rod due to its own length. ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि किसी जो है सपोर्ट से हैंग कर रही है, उसका लेंथ l, मास m और जो है यंग मॉडुलस गामा दे रखा है हमको, ठीक है। तो उस पर जो है इलोंगेशन कितना होगा उसके अपने वेट के कारण ये हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट से हमारा जो है एक जो है इस तरीके से एक रॉड यहां पर हैंग है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ है l, मास है m, यंग मॉडुलस है गामा और एरिया है a। इतनी चीज हमको दे रखी है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि इसके अपने वेट के कारण जो इसमें इलोंगेशन आएगा पूरे रॉड में वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा हम उसको निकालते हैं। बच्चों देखिए यहां पर एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है कि इसके हर एक पार्ट पर जो वेट पड़ेगा वो अलग अलग पड़ेगा और उसके कारण से हर एक पार्ट में हमारा अलग अलग इलोंगेशन आएगा। अब अलग अलग इलोंगेशन आएगा तो सबको जोड़ देंगे तो वो हमारा नेट इलोंगेशन इन रॉड हो जाएगा। अब देखिए हम इसको किस तरीके से करते हैं। पहले बात तो मैं आपको बात समझा दूं, जैसे कि सपोज करिए कि यहां पर हमने एक मतलब लिया, अब इस
पार्ट के ऊपर जो हमारा फोर्स काम कर रहा है वो इतने मास का कर रहा है, ठीक है। इतने लेंथ का जो मास होगा उसका वेट इसको इलांगेट करेगा। यहां पर करें तो यहां पर इतने लेंथ का जो मास होगा उसका वेट इतने पोर्शन पे पड़ेगा, वो इसको इलांगेट करेगा। यहां पे करें तो इतने लेंथ का जो मास होगा, जो उसका वेट होगा, इतने लेंथ का जो वेट होगा वो इसको पुल करेगा। यानी कुल मिलाकर के यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो है वेट एक्ट करेगा और यहां पे सबसे कम वेट एक्ट करेगा। यानी कि इसके अलग अलग पार्ट का जो है हमारा इलांगेशन अलग अलग होगा और नेट इलांगेशन सबका हम जोड़ दें तो हमारा निकल आएगा। अब बच्चों ऐसे जो है क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हम जो है सीधे सीधे इसको उठा करके कर दें इंटीग्रेट, एक बढ़िया सा रिलेशनशिप बनाए और फिर इसको कर दें उठाकर इंटीग्रेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम यही काम करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। इस तरीके से हमने एक dx लेंथ ले लिया, ठीक है। अब इस dx लेंथ के ऊपर जो वेट हमारा लटक रहा है वो इतना लटक रहा है। अब इसमें इलांगेशन भी कुछ होगा, इस इलांगेशन को हम कैलकुलेट करके प्रॉपर लिमिट में रख करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज वी हैव टेकन ए स्मॉल एलिमेंट dx, ठीक है, dx। अब इस dx पे जो हमारा फोर्स पड़ रहा है वो इतने लेंथ का, x लेंथ का जो मास होगा उतना ही फोर्स पड़ रहा है। तो हम निकालते हैं इस x लेंथ का मास। तो देखिए वो हमारा कितना आएगा बच्चों, देखिए पूरे लेंथ का मास है m, यूनिट का मास होगा m/l, ठीक है। तो x लेंथ पे क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा m/l इंटू x। ये हमारा हो गया मास ऑफ दिस पोर्शन बिलो दिस dx एलिमेंट। अब देखिए इसके कारण जो हमारा वेट पड़ेगा वो हमारा काम करेगा फोर्स का, और वो हो जाएगा बच्चों m/l, ठीक है, x इंटू जी। ये हो गया इतने लेंथ के मास का जो हमारा वेट लग रहा है वो इतना हो गया। अब इस मास की वजह से इस dx में थोड़ा सा आएगा इलांगेशन, ठीक है। तो हम उसको इलांगेशन को जो है कुछ ले लेते हैं, सपोज करिए वो हमारा कुछ हो गया इस तरीके से dl हो गया, ठीक है, dl हो गया और लेंथ इसकी dx है। तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहां पर इस एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। तो यंग मॉडुलस हो जाएगा बच्चों f/a इंटू डेल्टा l अपॉन l। तो देखिए f हमारा कितना है, f हो गया m/l x g, ये आ गया हमारा, ठीक है। और l है वो dx है, क्योंकि हमने सिर्फ इतने लेंथ के लिए निकाला है, ये हुआ dx। और बच्चों उसके बाद ये हो गया एरिया, और ये हो गया हमारा dl, डेल्टा l हो गया dl, और ये हो गया गामा। तो देखिए dl हमारा क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा m/l a, गामा इधर आ जाएगा गामा, ठीक है, g x dx ये आ गया। अब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो है हमारा सिर्फ dx एलिमेंट पे था, फुल रॉड पे हमारा क्या होगा, वो हमारा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब लेंथ 0 है तो डिफॉर्मेशन 0 है, इलांगेशन 0 है, और जब लेंथ l हो जाती है तो हमारा इलांगेशन डेल्टा l हो जाता है। ऐसा हमने सपोज किया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा l इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई l a गामा, और यह आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, l से l हमारा कट जाएगा, और इस हिसाब से जो हमारा डेल्टा l आएगा वो आ जाएगा mgl डिवाइडेड बाई 2a गामा। ये होगा इसका नेट आंसर, इसका रियल आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसके अपने वेट के
वजह से जो इसमें पूरे में इलॉन्गेशन आएगा वो हमारा इतना आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बच्चों इसके बाद अब हम करते हैं आईआईटी में आए हुए एक दो क्वेश्चन, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 2030 में आ चुका है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, वन एंड ऑफ ए थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R इज welded to another copper wire of length L and radius R. When this arrangement is stretched by a force F, then find the ratio of elongation in the thin wire to the thick wire. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास दो वायर हैं, ठीक है। एक हमारा है थिक वायर कुछ इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा है हमारा थिन वायर कुछ इस तरीके से, ठीक। इन दोनों को एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। जो हमारा थिक वायर है इसकी लेंथ है 2L, रेडियस है 2R, ठीक है, और थिन वायर की लेंथ है L और रेडियस है R। अब इसको जो है एक फोर्स के द्वारा खींचते हैं नीचे की ओर। तो जब इस तरीके से खींचते हैं तो इसमें और इसमें दोनों में इलॉन्गेशन हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दोनों में इलॉन्गेशन हमारा प्रोड्यूस होता है। तो हमसे ये कहा गया है कि थिन वायर में जो इलॉन्गेशन होगा और थिक वायर में जो इलॉन्गेशन होगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। थिन वायर और थिक वायर में जो इलॉन्गेशन होगा उसका रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा जो है थिन वायर में जो इलॉन्गेशन होता है वो डेल्टा L1 होता है और जो है थिक वायर में होता है वो डेल्टा L2 होता है। इस तरीके से हमने सपोज कर लिया। और देखिए अब बच्चों इसमें इलॉन्गेशन होगा तो इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। फोर्स यहां पर नीचे जो लग रहा है F वो इक्वल यहां से यहां तक काम करेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हम लगाएंगे यंग मॉडुलस का कंसेप्ट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, ठीक है। इस पोर्शन के लिए हमारा अलग लग जाएगा ये फॉर्मूला, इस पोर्शन के लिए अलग लग जाएगा। और चूंकि दोनों वायर हमारे कॉपर के हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों का यंग मॉडुलस हमारा नहीं बदलेगा, यंग मॉडुलस सेम रहेगा, चाहे लेंथ और जो है थिकनेस कितनी भी हो वायर की, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं फॉर थिक वायर, ठीक है। थिक वायर के लिए हमने लगाया तो देखिए गामा इक्वल टू F, फोर्स F है हमारा, जो है A हो गया पाई 2R स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू L है हमारा इसके लिए 2L डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 ये आ गया। देखिए इलॉन्गेशन हमने डेल्टा L2 ली और इसके हिसाब से हमने निकाल लिया इसका रेडियस, सॉरी एरिया, और लेंथ हमारी जो थी हमने यहां रख दी। अब देखिए क्या होगा, फॉर थिन वायर जो था हमारा वो क्या होगा, गामा वही रहेगा, F रहेगा, A क्या हो गया पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 इंटू L ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए गामा दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि हमारा सेम मटेरियल है, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से करते हैं, F डिवाइडेड बाई पाई 4R स्क्वायर इंटू डेल्टा L2, ठीक है, डेल्टा L2 2L बराबर F डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 इंटू L ये आ गया इस तरीके से। बच्चों देखिए ये L कट गया, पाई से पाई कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, ठीक है, और 2 से हमारा कट गया 2, तो हमारे पास F से गया F कट, जो बचा वो लिखते हैं। तो बच्चों बचा कुछ हमारे पास यहाँ पे आया 2 डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा L1 ये बचा। तो हमारा डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। बच्चों देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ इलॉन्गेशन इन थिन वायर टू थिक वायर,
थिन वायर में हमें इलांगेशन माना था डेल्टा L1 और थिक वायर माना था डेल्टा L2, तो हमको निकालना था डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2, ये हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, और ये हमने यहाँ पे निकाला तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से 2। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, दोनों सेम मटेरियल के हैं तो इसका क्या है कि यंग मॉडुलस बराबर होगा। हमने इस पे अलग लगाया, इस पे अलग लगाया और फिर दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि यंग मॉडुलस बराबर होगा, हमारा आंसर आ गया। बच्चों कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ही आते हैं आईटी में और बहुत इजी होते हैं अगर हमें कंसेप्ट पूरा आता है और उसको अप्लाई करना आता है। तो बच्चों अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी हमारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, वो भी आईआईटी में आ चुका है। ठीक है बच्चों, और वो इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है और एक क्वेश्चन हमारा जो है वो आ चुका है जेईई मेन 2015 में। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये देखते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन ये है, ए पेंडुलम ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज टाइम पीरियड टी when an additional mass m is added to its bob, the time period changes to tm. If the Young modulus of the material is gamma, then 1 by gamma is. ये हमें निकालना है। ठीक है, और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको एक बात बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप जो है पहले तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर समझ लीजिए और फिर उसमें जो जो चीज दिया हुआ उसको देख लीजिए। ठीक है, जो भी ऑप्शन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी ऑप्शन हो, हमारा निकल आएगा आंसर। अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए दे क्या रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है इस तरीके से। ठीक है, ये पेंडुलम है, इसका जो है हमारे पास जो है क्या है, इसका टाइम पीरियड हमारा टी है, ये चीज हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक जो है मास पेंडुलम के बॉब में और ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बॉब में हमने एक मास ऐड कर दिया इस तरीके से। सपोज करिए ये मास ऐड कर दिया और ये मास है m, तो इसका टाइम पीरियड बदल जाता है और वो हो जाता है tm। ये चीज यहां पर हमको दे रखी है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है 1 बाई गामा। अगर गामा जो इस वायर का जो है वो हमारा यंग मॉडुलस है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 बाई गामा हमारा आता कहां से है, फिर हम उसको करेंगे। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा गामा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है ना हमारा। अब देखिए 1 बाई गामा हमें निकालना है, तो 1 बाई गामा हो जाएगा हमारा ए बाई एफ इंटू डेल्टा एल बाई एल। यानी कि अगर हमारे पास ये सबका ए हो, एफ हो, डेल्टा एल बाई एल हो तो हमारा निकल आएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए ए हमको दे रखा है क्वेश्चन में, एफ हमारा कितना होगा, एफ बच्चों जब इसके ऊपर कोई मास नहीं था तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, ऐसा मान के चलते हैं। अब जब हमने इसके ऊपर मास अटैच कर दिया तो इसका जो फोर्स लगेगा वो mg नीचे की ओर लगेगा और यही होगा एफ, तो एफ भी हमारा निकल गया। अब है डेल्टा एल बाई एल कितना होगा, सारी कहानी यहां पे अटकी हुई है बच्चों। जब हम इसके ऊपर एक एडिशनल मास ऐड करेंगे तो इसमें इलांगेशन होगा। ठीक है, इलांगेशन होगा और इलांगेशन सपोज करते हैं डेल्टा एल होगा। ठीक है, तो अगर इसकी पहले लेंथ एल थी तो अब हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी और जैसे ही पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा, जो कि बदल के हो गया टीएम, क्योंकि आपको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों सारी कहानी आ गई कि डेल्टा एल बाई एल अगर हम निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, डेल्टा एल बाई एल निकालना है और देखते हैं वो कैसे आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों इस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख लेता हूं। तो 1 बाई गामा हमें निकालना है, तो 1 बाई गामा हो गया ए बाई एफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, जहां पर हमारा एफ होगा हमारा mg होगा क्योंकि यही फोर्स हमें नीचे लग रही है। ठीक है बच्चों,
तो चलिए अब करते हैं टाइम पीरियड की कैलकुलेशन। तो बच्चों जब हमारा टाइम पीरियड टी था तो हमारा ये आ गया 2/L/G, ये आ गया। अब हमने इसके ऊपर एक मास m लटका दिया जिससे उसकी लेंथ बढ़ गई और टाइम पीरियड tm हो गया। तो ये हमारा निकल के आ गया tm इक्वल टू 2πL प्लस डेल्टा L डिवाइडेड बाई G, ये हमारा आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे tm डिवाइडेड बाई t, तो ये हमारा आ जाएगा L प्लस डेल्टा L डिवाइडेड बाई L का अंडर रूट, इस तरीके से आ गया। ठीक, इसको अगर हम सही से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा L बाई L का अंडर रूट, और ये आ गया हमारा tm डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब देखिए डेल्टा L बाई L हमको यहां दिख रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ये कि इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा tm डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर बराबर 1 माइनस डेल्टा L अपॉन L, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से डेल्टा L बाई L निकालेंगे तो बच्चों डेल्टा L डिवाइडेड बाई L आ रहा है हमारा 1 माइनस tm डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। देख लीजिए डेल्टा L बाई L को इधर ले आए और tm बाई t को इधर ले आए, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास डेल्टा L बाई L का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम इसमें रखेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं 1 बाई गामा की वैल्यू, 1 बाई गामा की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 बाई गामा जो आया है हमारा, 1 बाई गामा आया है हमारा a अपॉन f इंटू डेल्टा L बाई L। तो a हमारा a है, f हो गया हमारा mg, और डेल्टा L बाई L ये हो गया। इसको हम कहेंगे tm माइनस t का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आ गया। तो 1 बाई गामा हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, 1 बाई गामा हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से हम जब देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो वाला आ रहा है, ये सी वाला आ रहा है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा है। बस इसमें क्या है कि a बाई mg हमने इधर लिख दिया है, उसमें उधर है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। देखिए कैसा दिख रहा था क्वेश्चन और कितना इजी है, कुछ भी इसके अंदर नहीं था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा आज इलास्टिसिटी का पहला वीडियो जो कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे था, ये आज कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी और शियर मॉडुलस के कंसेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।